हेलो दोस्तों, आर्ट एंड लिटरेचर वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हिना। आइए मैं आपको सुनाती हूँ मुंशी प्रेमचंद की अनमोल कहानी त्यागी का प्रेम का दूसरा भाग। तो आइए सुनते हैं। 2 साल हो गए हैं लाला गोपीनाथ ने एक कन्या पाठशाला खोली है और उसके प्रबंधक हैं। शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों का उन्होंने खूब अध्ययन किया है और इस पाठशाला में उनका व्यवहार कर रहे हैं। शहर में यह पाठशाला बहुत ही सर्वप्रिय है। उसने बहुत से अंशों में उस उदासीनता का परिशोध कर दिया है जो अपने माता पिता को पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है। शहर के गणमान्य पुरुष अपनी लड़कियों को शहर पढ़ने भेजते हैं। वहाँ की शिक्षा शैली कुछ ऐसी मनोरंजक है कि बालिकाएं एक बार जाकर मानो मंत्र मुक्त हो जाती हैं। फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था की गई है कि 3-4 वर्षों में ही कन्याओं का गृहस्थी के मुख्य कामों से परिचय हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है। अब की साल से प्रबंधक महोदय ने अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल दी हैं। एक सुशिक्षित गुजराती महिला को बम्बई से बुलाकर पाठशाला उसके हाथों में दे दी है। इन महिला का नाम है आनंदी बाई। वे विधवा हैं, हिंदी भाषा से भली भांति परिचित नहीं है, किंतु गुजराती में कई पुस्तकें लिख चुकी हैं। कई कन्या पाठशालाओं में काम कर चुकी हैं। शिक्षा संबंधी विषयों में अच्छी गति है। उनके आने से मदरसे में भी रौनक आ गई है। कई प्रतिष्ठित सज्जनों ने जो अपनी बालिकाओं को मसूरी और नैनीताल भेजना चाहते थे, अब उन्हें यही भर्ती करा दिया है। आनंदी रईसों के घरों में जाती हैं और स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करती हैं। उनके वस्त्र भूषणों से सुरुचि का बोध होता है। वे उच्च कुल की हैं, इसलिए शहर में उनका सम्मान होता है। लड़कियों उन पे जान देती हैं, उन्हें माँ कहकर पुकारती हैं। आनंदी बाई का ही गुणगान करते हैं। गोपीनाथ की पाठशाला की उन्नति देखकर फूले नहीं समाते। आनंदी बाई का ही गुणगान करते हैं। बाहर से कोई सुविख्यात पुरुष आता है तो उससे पाठशाला का निरीक्षण अवश्य कराते हैं। आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता है जो स्वयं अपनी प्रशंसा से होता। बाई जी को भी दर्शन से प्रेम है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गोपीनाथ पर असीम श्रद्धा है। वे हृदय से उनका सम्मान करती हैं। उनके त्याग और निष्काम जाति भक्ति ने उन्हें वशीभूत कर लिया है। वे मुंह पर उनकी बड़ाई नहीं करती, पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका योगदान करती हैं। ऐसे सच्चे सेवक आजकल कहाँ लोग कीर्ति पर जान देते हैं। जो लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं दिखावे के लिए, सच्ची लगन किसी में नहीं। लाला जी को पुरुष नहीं देवता समझती हैं। उस पर कोई ऐसा नहीं जो उनके आराम का ध्यान रखे। भोर से सायंकाल तक दौड़ते रहते हैं। बेचारे घर आ गए, जो कुछ किसी ने सामने रख दिया चुपके से खा लिया, फिर छड़ी उठाई किसी की तरफ चल दिए। दूसरी औरत कदापि अपनी पत्नी की भांति सेवा सत्कार नहीं करती। दशहरे के दिन थे। कन्या पाठशाला में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। एक नाटक खेलने का निश्चय किया गया था। भवन खूब सजाया गया था। शहर के रईसों को निमंत्रण दिए गए थे। यह कहना कठिन था कि विवाह किसका उत्साह बढ़ा हुआ है, बाई जी का या लाला गोपीनाथ का। गोपीनाथ सामग्रियां एकत्र कर रहे थे। उन्हें अच्छे ढंग से सजाने का भार आनंदी ने लिया था। नाटक भी इन्हीं ने रचा था। नित्य प्रतिदिन उसका अभ्यास कराती थी और स्वयं एक पाठ ले रखा था। विजयादशमी आ गई। दोपहर तक गोपीनाथ फर्श पर कुर्सियों का इंतजाम करते रहे। जब 1 बज गया और अब भी वे वहाँ थे न टले, तो आनंदी ने कहा, लाला जी आपको भोजन करने की देर हो रही है। सब अपना काम हो गया है, जो कुछ बच रहा है मुझ पर छोड़ दीजिए। गोपीनाथ ने कहा, खा लूँगा, मैं ठीक समय पर भोजन करने का पाबंद नहीं हूँ। फिर कौन घर जाए, घंटों लग जाएंगे। भोजन के उपरांत आराम करने का जो जी चाहेगा, शाम हो जाएगी। आनंदी, भोजन तो मेरे यहाँ तैयार है, ब्राह्मण ने बनाया, चलकर खा लीजिए। यहीं जरा देर आराम कर लीजिए। गोपीनाथ, यहाँ क्या खा लूँगा, एक वक्त न खाऊंगा तो ऐसी कौन सी हानि हो जाएगी। आनंदी, जब भोजन तैयार है तो उपवास क्यों कीजिएगा। गोपीनाथ, आप जाएं, आपको देर हो रही है। मैं काम में ऐसा भूला हूँ कि आपकी सुधि न रही। आनंदी, मैं भी 1 जून उपवास कर लूँगी तो कोई हानि नहीं होगी। गोपीनाथ, नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपसे सच कहता हूँ, बहुधा 1 ही जून खाता हूँ। आनंदी, अच्छा, आपके इनकार के मायने समझ गई। इतनी मोटी बात मुझे न सूझी। गोपीनाथ, क्या समझ गई, मैं छूत छूत नहीं मानता हूँ, छुआछूत नहीं मानता हूँ, यह तो आपको मालूम है। आनंदी, इतना जानती हूँ कि जिस कारण आप मेरे यहाँ भोजन
करने से इनकार कर रहे हैं, उसके विषय में केवल इतना निवेदन है कि मेरा आपसे केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है, मेरा आपसे आत्मीयता का संबंध है। आपका मेरे पास पान फूले को आविष्कार करना, आपने एक सच्चे भक्त के मर्म को आघात पहुंचाना है। मैं आपको इसी दृष्टि से देखती हूँ। गोपीनाथ को अब कोई आपत्ति ना हो सकी। जाकर भोजन कर लिया। वे जब आसन पर बैठे रहे तो आनंदी पंखा झलती रहीं। इस घटना की लाला गोपीनाथ के मित्रों ने आलोचना की। महाशय जी तो वहीं पर खूब जोर देकर भोजन भी करते हैं। शनैः शनैः पर्दा हटने लगा। लाला गोपीनाथ को अब परवशता ने साहित्य सेवी बना दिया था। घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाती थी, किंतु पत्रों और पत्रिकाओं तथा अन्य कामों के लिए उन्हें घर वालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था। उनका आत्मसम्मान जरा जरा सी बातों के लिए भाइयों के सामने हाथ फैलाना अनुचित समझता था। वे अपनी ज़रूरतें आप पूरी करना चाहते थे। घर पर भाइयों के लड़के इतना कोलाहल मचाते थे कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता। इसलिए जब उनकी कुछ लिखने की इच्छा होती तो बेखटके पाठशाला चले जाते। आनंदी बाई वहीं रहती थी। वहाँ न कोई शोर था न गुल। एकांत में काम करने में जी लगता था। भोजन का समय आ जाता तो वहीं बैठकर भोजन कर लेते। कुछ दिनों बाद बैठकर लिखने में असुविधा होने लगी। आंखें कमज़ोर हो गई थी। आनंदी ने लिखने का भार अपने सिर पर ले लिया। लाला साहब बोलते थे, आनंदी लिखती थी। गोपीनाथ की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी सीखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि लिखने में ज़रा भी हिचक न होती थी। लिखते समय कभी कभी उन्हें ऐसे शब्द और मुहावरे सूझ जाते थे कि गोपीनाथ फड़क फड़क उठते। उनके लेखन में जान सी पड़ जाती। वे कहते, यदि तुम स्वयं कुछ लिखो तो मुझसे अच्छा लिखोगी। मैं तो बेगारी करता हूँ, तुम्हें परमात्मा की ओर से यह शक्ति प्रदान हुई है। नगर के लाल बुझक्कड़ों में इतनी सहकारिता पर टीपा टिप्पणी होने लगी, पर विद्वजनों ने अपनी आत्मा की सुचिरता के सामने ईर्ष्या के व्यंग को कब परवाह करते हैं। आनंदी कहती, यह तो संसार है, जिसके मन में जो आए कहे, पर मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी श्रद्धा है। गोपीनाथ इतने निर्भीक न थे। उनकी सुकृति का आधार लोकमत था। वे अपनी भर्त्सना न कर सकते थे, इसलिए वे दिन के बदले रात को रचना करने लगे। पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला न होता था। रात की नीरवता में खूब जी लगता। आराम कुर्सी पर लेट जाते। आनंदी मेज के सामने कलम हाथ में लिए उनकी ओर देखा करती। जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती। उनकी आंखों से विनयशील श्रद्धा और प्रेम की किरण सी निकलती हुई जान पड़ती। गोपीनाथ जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की ओर ताकते कि वे लिखने को तैयार है या नहीं, वे दोनों व्यक्तियों की निगाहें मिलती और अपने आप झुक जाती। गोपीनाथ को इस काम करने की ऐसी आदत पड़ जाती थी कि अब किसी कार्यवश यहाँ आने का अवसर न मिलता तो वे निकल जाते। आनंदी से मिलने से पहले गोपीनाथ को स्त्रियों का कुछ ज्ञान था। वह केवल पुस्तकों पर अवलंबित था। स्त्रियों के विषय में प्राचीन और अर्वाचीन, प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों का एक ही मत था। वे मायावी आत्मिक उन्नति की बाधक, परमार्थ की विरोधिनी, वृत्तियों को कुमार की ओर ले जाने वाली और हृदय को संकीर्ण बनाने वाली होती हैं। इन्हीं कारणों से उन्होंने इस मायावी जाति से अलग रहना ही श्रेष्ठकर समझा था। किंतु अब अनुभव बतला रहा था कि स्त्रियां सन्मार्ग की ओर ले जा सकती हैं, उनमें सद्गुण भी हो सकते हैं। वे कर्तव्य सेवा के भावों को जागृत भी कर सकती हैं। जब उनके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनंदी से मेरा विवाह होता तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी, उसके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाता। एक दिन वे आनंदी के यहाँ गए तो सिर में दर्द हो रहा था। कुछ लिखने की इच्छा हुई। आनंदी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने सिर में धीरे धीरे तेल मलना शुरू किया। गोपीनाथ को उस समय अलौकिक सुख मिल रहा था। मन में प्रेम की तरंगें उठ रही थी। उसी दिन से उन्होंने आनंदी के यहाँ आना छोड़ दिया। एक सप्ताह बीत गया और न आए। आनंदी ने लिखा, आपसे पाठशाला संबंधी कई विषयों में राय लेनी है, अवश्य आइए। वे तब भी न आए। फिर लिखा, मालूम होता है
आप मुझसे नाराज़ हैं। मैंने जानबूझकर कोई ऐसा काम नहीं किया। यदि वास्तव में आप नाराज़ हैं तो मैं यहाँ रहना उचित नहीं समझती। अगर आप अब भी ना आएंगे तो मैं द्वितीय अध्यापिका को चार्ज देकर चली जाऊंगी। गोपीनाथ पर इस धमकी का भी कुछ असर न हुआ। वे अब भी ना आए। अंत में 2 महीने खींचे रहने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि आनंद 2 दिन से पाठशाला न आ सकी। तब वे किसी तर्क या युक्ति से अपने को रोक न सके। पाठशाला में आए और कुछ झिझकते सकुचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा तो देखा वो चुपचाप पड़ी हुई थी। मुख पीला था, शरीर घुल चुका था। उसने उनकी ओर दयार्थी नेत्रों से देखा। उठना चाहा पर अशक्ति ने उठने न दिया। गोपीनाथ ने आद्रकंठ से कहा, लेटी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ। डॉक्टर साहब आए थे। मिश्राइन ने कहा, जी हाँ, 2 बार आए थे, दवा दे गए हैं। गोपीनाथ ने नुस्खा देखा। डॉक्टरी का साधारण ज्ञान था। नुस्खे से ज्ञात हुआ हृदय रोग है। अब आगे की कहानी हम आगे के भाग में और आगे की वीडियो में सुनेंगे। इतना वीडियो देखने और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया कहानी सुनने के लिए बने रहें और आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद।